हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं विषय राजनीति शास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्थानीय समाचार पत्र की कटिंग पढ़ना है। उसमें ये पढ़ना है कि बाल विवाह विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। तो बाल विवाह आंदोलन में बहुत बड़ी सफलता मिली और सफलता मिलने के बाद में अब बाल विवाह में 50% की गिरावट आई है। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सजगता से काम किया। दहेज विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की। अब इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि निर्धनता और कुपोषण की अधिक ध्यान देने योग्य समस्या है। तो यहाँ दहेज विरोधी आंदोलन के लिए भी, जो दहेज विरोधी आंदोलन के लिए बताया गया है कि दहेज विरोधी आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सहायता की। तो इस प्रकार यहाँ पे पेपर में कटिंग वगैरह आती है कि आंदोलन किस प्रकार से होते हैं। एक बाल विवाह विरोधी आंदोलन पेपर में आया है, अखबार में, समाचार पत्र में। इसमें 50% गिरावट आई है कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसके बाद दहेज विरोधी आंदोलन भी कार्यकर्ताओं ने किया और कार्यकर्ताओं ने करने के बाद में इसी क्षेत्र में कुपोषण विरोधी अभियान भी शुरू हुआ है। तो निर्धनता और कुपोषण से अधिक ध्यान देने योग्य समस्या है। निर्धनता और कुपोषण से ज्यादा ये सब्जेक्ट बाल विवाह और दहेज विरोधी आंदोलन, ये दहेज विरोधी, ये निर्धनता और कुपोषण से ज्यादा समस्या है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को समाचार पत्र के समाचार में आंदोलन का उल्लेख हुआ है। क्या आप उनका अर्थ बता सकते हैं? क्या समाचार में प्रत्येक विषय स्वतंत्र दिखाई देता है, अर्थात क्या सभी आंदोलन एक ही विषय से संबंधित होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन के परस्पर एक दूसरे को सहयोग करने से प्रभावी और सफल होंगे? तो यहाँ पे आप लोग बताया गया कि समाचार पत्र स्वतंत्र दिखाई देते हैं। स्वतंत्र दिखाई देते हैं तो सभी आंदोलन एक विषय से संबंधित होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आंदोलन परस्पर एक दूसरे से सहयोग करने में वह प्रभावी और सफल होते हैं? तो अब हम यहाँ पे आप लोगों को राजनीतिक दल की सत्ता के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से वो राजनीतिक दल की सत्ता में जो रहते हैं अपोजिट विपक्ष, किस प्रकार से वो काम वगैरह करते हुए दलों की भूमिका सर्वसमावेशक होती है। वे किसी भी एक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किसी प्रश्न पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अतः सार्वजनिक स्वच्छता से लेकर वो अंतरिक्ष अनुसंधान तक के सभी विषयों पर राष्ट्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं। समाज के सभी वर्गों की समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों के पास विशिष्ट कार्यक्रम होना आवश्यक है। उनमें किसान, श्रमिक, उद्यमी, महिला, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक आदि सभी का विचार करके राजनीतिक दल अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोगों को राजनीतिक दल के द्वारा किस प्रकार से वो आंदोलन करते हैं, स्वच्छता से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तक वो सभी प्रकार के आंदोलन करते हैं। राजनीतिक दलों को विशेष कार्यक्रम होना आवश्यक होता है। उसमें किसान, उद्यमी, श्रमिक, महिला, युवा वर्ग और वरिष्ठ नागरिक सभी का विचार करके राजनीतिक अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उनमें अब आंदोलन क्यों है? अब यहाँ पे आंदोलन क्यों? राइट टू प्रोटेस्ट। तो समाज के सभी लोगों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होकर कार्यक्रम हितों के लिए कुछ करना संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि समाज के सभी लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, आंदोलन में शामिल नहीं होते, लेकिन एक किसी विशेष आदमी के द्वारा समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाकर वो समाज की जो समस्या है उसको उजागर करके सबको बताकर उसको आंदोलन करना पड़ता है। सबके पास समय नहीं होता है, जिनके पास समय होता है वो राजनीतिक सत्ता में कार्यरत होते हैं। तो कुछ लोग किसी प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके उसे हल करने के लिए प्रयत्न करते हैं। उस समस्या को हल करने के लिए लोगों को संगठित कर सरकार पर एकात्मक करने के लिए दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। निरंतर कृत्यशील रहकर उस समस्या के बारे में जनमत तैयार करके राजनीतिक दल और सरकार पर दबाव डालने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि समस्या को हल करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में उस समस्या का एक जनमत तैयार करते हैं और जनमत तैयार करने के बाद में उन सामूहिक कृतियों को राजनीतिक दल सरकार पर दबाव डालती है कि वो जो समस्या उसको हल करने के लिए जल्द से जल्द काम करे। तो इन सामूहिक कृतियों को ही आंदोलन कहा जाता है। सामूहिक कृति आंदोलन का प्रमुख केंद्र होता है। लोकतंत्र में आंदोलन का बड़ा महत्व होता है। आंदोलन के माध्यम से कई सार्वजनिक प्रश्न चर्चा में आते हैं। सरकार को भी इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लोकतंत्र में आंदोलन का बड़ा महत्व होता है। आंदोलन के माध्यम से कई प्रश्न चर्चा में आते हैं और आंदोलन के नेता द्वारा गंभीरता से सोचना पड़ता है। सरकार को भी उसमें डिसीजन लेना पड़ता है। सरकार फिर इन आंदोलन के माध्यम से निर्णय और नीतियां निर्धारित करती है। सरकार का फिर विरोध किया जाता है कि भाई आपने ऐसा किया, वैसे नहीं करना चाहिए। तो आप जो समाज के लोग
सरकार तक वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाते जो समस्या, तो वही हमारे राजनीतिक दल उस समस्याओं को सार्वजनिक स्तर पर ले जाकर आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार फिर निर्णय नीति या विप्लव आंदोलन के माध्यम से वो करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया कि विस्थापित का पुनर्वास सही ढंग से हो, उसकी आजीविका साधन सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे देश में सभी आंदोलन सक्रिय होते रहते हैं। तो आंदोलन क्यों, आपको समझ में आ गया? तो आंदोलन क्यों, तो आप आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, तो आंदोलन आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है। एक व्यक्ति अकेला आंदोलन नहीं करता है, वो सभी समाज के लोगों की वही समस्या, उसकी समस्या होनी चाहिए। इस प्रकार से सब लोग इकट्ठा कर आंदोलन करते हैं। अगर आंदोलन करते हुए आपको पता नहीं कि आप कौन सी चीज का आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस किसी को रैली में पकड़ा गया, पूछा गया कि आप आंदोलन क्यों कर दो, कहता है कि मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसे 2 टाइम में नाश्ता पानी मिल रहा है, कचौड़ी समोसा खिला रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो आंदोलन आप कर रहे हैं, वो आंदोलन में रैली में लोगों को शामिल होने पर सबको बताना चाहिए आंदोलन क्या है। उसके बाद में आंदोलन का अर्थ क्या है? तो आंदोलन एक सामूहिक कृति है, उसमें कई लोगों का सक्रिय सहभाग अपेक्षित रहता है। तो आंदोलन का बताया गया कि सामूहिक कृति है, यानी पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो सबको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और लोग उसमें एक्टिवेट होकर पार्टिसिपेट करके उस समस्या को हल करने का काम आंदोलन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आंदोलन एक कृति होती है, सामूहिक कृति होती है, उसमें सबको शामिल होना पड़ता है। उसमें निषेध अथवा विरोध का अधिकार भी, राइट टू प्रोटेस्ट भी लोकतंत्र दिया है। तो आंदोलन का अर्थ क्या है? तो ये यहाँ पे आप लोगों को सामने दिया गया है कि आंदोलन किसी विशेष समस्या पर लोगों द्वारा निर्मित संगठन होता है, जैसे प्रदूषण। इस एक की समस्या को लेकर आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आंदोलन किसी एक विशेष द्वारा निर्मित संगठन, एक विशेष समस्या द्वारा लोगों द्वारा निर्मित एक संगठन का नाम होता है। जैसे प्रदूषण पर जो समस्या प्रदूषण, उसको हल करने के लिए आंदोलन किया जाता है कि जगह जगह प्रदूषण छाया हुआ है। अभी तो बारिश का मौसम है, रेनी सीजन में जगह जगह गड्ढे वगैरह हो गए, डबरे वगैरह भर गए, तो लोग डबरे वगैरह गड्ढों की वजह से परेशान है कि हम इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं। तो अतः प्रदूषण के खिलाफ सब लोग इकट्ठा होकर जो समस्या निर्माण हो रही है वो इकट्ठा आकर उसको आंदोलन करते हैं। तो ये प्रदूषण के खिलाफ जो समस्या निर्माण हुई उसको आंदोलन क्या है, मतलब आंदोलन खड़ा करे, समस्या सामने, उसको समस्या को सामने रखकर आंदोलन कर सकते हैं। प्रत्येक आंदोलन का कोई निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य अथवा समस्या होती है। जैसे भ्रष्टाचार, विरोधी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार को नष्ट करना। यहाँ पे भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, मतलब हम जो आंदोलन भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं, तो हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। तो आंदोलन का नेतृत्व होता है, नेतृत्व के कारण आंदोलन क्रियाशील रहता है। आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम और आंदोलनात्मक नीति के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। यदि आंदोलन का नेतृत्व दृढ़ हो तो परिणाम कारक होता है। आंदोलन कई संगठन होते हैं, संगठन के बिना आंदोलन समस्या को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे किसान के आंदोलन के लिए किसान संगठन काम करता है। किसी भी आंदोलन को जनता का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। जिस समस्या को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ है वो समस्या जनता को अपनी समस्या महसूस होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी समस्या के लिए आंदोलन किया जा रहा है वही समस्या जनता को खुद की समस्या महसूस होना चाहिए, तभी वो कार्यक्रम निर्धारित करके तत्पश्चात उसके अनुसार जनमत बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जनमत बनाने के बाद में वो आंदोलन मूवमेंट को सक्सेस मिलता है। उसके बाद में आप लोगों का आ रहा है आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा को इसका श्रेय आता है। तो स्वतंत्रता समय में अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों को वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की। तो यहाँ पर स्वतंत्र समय में अंग्रेजों ने क्या किया, आदिवासी लोगों की वन संपत्ति पर आजीविका करने के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की, जिसके कारण छोटा नागपुर क्षेत्र के कोलाम, उड़ीसा के कोड़, महाराष्ट्र के कोली भील और पिंडारी बिहार के संतान मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया। तो यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि स्वतंत्र पूर्व अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों को वन संपत्ति पर आजीविका के लिए बैन कर दिया था। बैन करने के बाद में जिसके कारण छोटा नागपुर के क्षेत्र, कोलाम, उड़ीसा, गौड़, महाराष्ट्र के कोली, भील और भील, पिंडारी और बिहार के संतान मुंडा आदिवासी लोगों ने बड़ी मात्रा में इसके विरोध में विद्रोह किया। और यहाँ पर आदिवासी आंदोलन द्वारा आदिवासी आंदोलन की प्रमुख मांगे, आदिवासी वनों पर अधिकार स्वीकार किया गया, वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वन भूमि के वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। उसके बाद में आ रहा भारत का किसान आंदोलन। तो अंग्रेजों के उपनिवेशवादी
शासन में सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण किसान संगठित होने लगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने एक विशेष रेसिडेंसी एरिया में वहां पर अपना इलीगल पोजीशन किया और वहां से दुकानदारी शुरू की, उसे उपनिवेशवादी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कृषि विरोधी नीतियों के कारण, यानी कृषि विरोधी के फसल से ज्यादा लगान वगैरह कर वगैरह देना, जिससे फसल जितनी भी पैदा की जाती किसानों को सब अंग्रेजों चले जाती, जिसके कारण यहाँ पे किसान वर्ग शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर उन्होंने फिर संगठित होने लगे और बाढ़ डोली चंपारण ने खुद की समस्या को लेकर आंदोलन किए। किसान आंदोलनों के लिए महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानडे और महात्मा गांधी के विचार से प्रेरणा ली जाती है। तो कृषि के संबंध में कुछ सुधारों के उदाहरण है, चकबंदी अधिनियम, भूमि कानून आदि के कारण किसान आंदोलन की गति धीमी हुई। लेकिन हरित क्रांति के बाद किसान आंदोलन अधिक क्रियाशील और परिणाम कारक होने लगे। यहाँ पर हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति के कारण किसानों का जो आंदोलन क्रियाशील और परिणामकारी हो गया और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ने अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की, परंतु उसका लाभ निर्धन किसानों को नहीं हुआ। संपन्न किसान उसका फायदा उठा देगा। इस प्रकार से किसानों में दो वर्ग निर्माण हो गए, एक संपन्न किसान, एक निर्धन किसान। तो हरित क्रांति का फायदा निर्धन किसान को होता। हरित क्रांति जो परिणाम कारक जो फायदे होने चाहिए थे कि हरित क्रांति में इस आधुनिक खेती कैसी करनी चाहिए, अनाज कैसा उत्पन्न करना चाहिए, उपज ज्यादा कैसा पैदा करना चाहिए, लेकिन उसका फायदा संपन्न किसानों को, निर्धन किसानों को नहीं हुआ। किसानों में निर्धन संपन्न ऐसे दो वर्ग बन गए। कृषि उपज को दाम मिले, खेती को उद्योग का दर्जा मिले, संविधान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाए, कर्ज माफी हो। उसके बाद में स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिशों को स्वीकार किया जाए, कर्ज माफी, ऋण मुक्ति और राष्ट्रीय संबंधित नीति आदि किसान संगठन की प्रमुख मांगे, जिनमें किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया, किसान सभा आदि संगठन बनाए गए। इस प्रकार से यहाँ पे भारत का किसान आंदोलन शुरू हुआ है। तो भारत का किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा है, उसके बाद में हम श्रमिक आंदोलन की जानकारी हासिल करेंगे। तो श्रमिक आंदोलन में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे जो की शुरुआत हुई 1899 ईस्वी में। रेल मजदूरों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की थी। तो यहाँ पे दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा रेल कंपनियां जैसे जो की शुरुआत हुई और 1899 में रेल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उनकी जो मांगे डिमांड पूरी नहीं होती, तो जिससे श्रमिकों के प्रश्नों को हल करने के लिए 1920 ईस्वी में व्यापक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से एक स्थापित किया, उसे नाम से जाना जाता था। तो श्रमिक आंदोलन के द्वारा उनकी हर परेशानी सामने नजर आ रही थी। तो जिसमें सबसे ज्यादा परेशानियां उनकी थी कि 1960 ईस्वी और 70 ईस्वी दशक के बाद में कई आंदोलन हुए और भारतीय श्रमिक आंदोलन को उद्योग क्रांति की पार्श्वभूमि रही। 19वीं शताब्दी के बाद उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनी जैसे जो शुरुआत हुई। लेकिन 1980 ईस्वी में श्रमिक आंदोलन बिखर गया। पूरे देश में श्रमिकों के पास प्रश्न उभर कर आए। वैश्वीकरण का भी श्रमिक आंदोलन पर परिणाम हुआ। आज स्थिर रोजगार आंदोलन पर परिणाम हुआ। आज स्थिर रोजगार, ठेकेदारी, मजदूर, वित्तीय असुरक्षा, श्रमिक कानूनों का संरक्षण न मिलना, काम करने का निश्चित समय अवधि न होना, काम की जगह पर असुरक्षितता, असहज आदि आज के श्रमिक आंदोलन के समूह निम्न समस्या है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आज 1980 के बाद में श्रमिकों के लिए सुख सुविधा नहीं है, ना उनके बच्चों के लिए मेडिकल्स वगैरह या कॉलेज स्कूल वगैरह का पढ़ाने के लिए या उनके दवा दारू के लिए पैसे वगैरह देना, बोनस वगैरह देना, उनके जो आज रोजगार, ठेकेदारी वगैरह, श्रमिक कानून का संरक्षण न मिलना और समय एक जगह पे मजदूरों को काम नहीं देना, उनको जगह जगह बुलाना, ये सब समस्या निर्माण होना शुरू हो गई है। इस प्रकार से आपके श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद में आना होगा स्त्री आंदोलन। तो स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, शोषण की रोकथाम कर उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए, तो सार्वजनिक जीवन में सहभागी हो, इसके लिए अनेक सुधार हुए। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्त्रियों पर होने वाले अन्याय, उनका शोषण को रोकथाम करने के लिए, उन्हें सम्मान के साथ जीने के लिए सार्वजनिक जीवन को कैसे कोऑपरेट करना चाहिए, इसके लिए अनेक सुधार हुए। इस सुधार में जिनके नाम आते उनका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले, महर्षि गुरु केशव कर्वे, पंडित रमाबाई रानडे आदि की अगुवाई से सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, स्त्रियों के मतदान का अधिकार जैसे कई सुधार होने लगे। तो यहाँ पे स्त्री आंदोलन के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार से स्त्रियों ने अपने आंदोलन द्वारा कैसे राइट मिलना चाहिए। इसलिए स्त्रियों को 50% आरक्षण दिया गया। आज भी स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर फील्ड में आपको स्त्रियां नजर आती है। आज आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में आज स्त्रियों को हर प्रकार के राइट्स ऑफ एजुकेशन, राइट्स ऑफ मैरिज, राइट्स ऑफ लाइफ, राइट्स ऑफ बिजनेस, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ
इलेक्शन मतदान का भी यहाँ पे हक दिया गया, यहाँ तक कि मतदान लड़ने इलेक्शन लड़ने के लिए उनको 50% आरक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसरो के बारे में दिया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार, जाति व्यवस्था का विरोध, कट्टरपंथ का विरोध जैसी समस्या के विरोध में आंदोलन शुरू होगी। इन आंदोलन में इससे बड़े पैमाने में सहभागी हुई। इनके द्वारा इसरो को अपने पर होने वाले अन्याय का बोध हुआ। इसरो के नेतृत्व में इसी आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय इसरो आंदोलन में एकता नहीं है, परंतु इसकी संगठन, इसकी स्वास्थ्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर विविध स्तरों पर कार्य कर रही है। इसकी शिक्षा और मनुष्य के रूप में दर्जा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आग्रह है। इसलिए आंदोलन के सामने आज बड़ी चुनौती है। तो आज स्त्री शिक्षा का मनुष्य के रूप में दर्जा प्रतिष्ठा पाने के लिए इससे लड़ रही है। और इसके आंदोलन के सामने बड़ी चुनौती है कि आज भी हमारे भारतीय जो पुरुष समाज के कारण स्त्रियों को आज पैर की जूती समझी जाती है, फिर भी स्त्रियां इन सब समस्याओं को, घरेलू समस्या, बाहर की समस्या, घर में उनको अलग परेशानी, दहेज के लिए मार देना या जला देना, भ्रूण हत्या वगैरह करना या उनको पैदा होते से मार देना, ये सब समस्या को हल करने के लिए स्त्रियां आज आंदोलन कर रही है और उसमें उनको सक्सेस भी मिल रहा है। इस प्रकार से क्या होगा स्त्री आंदोलन। उसके बाद का नाम था पर्यावरण आंदोलन। तो पर्यावरण में होने वाले ह्रास ये वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या है। ये हम जानते हैं पर्यावरण का ह्रास रोकने के लिए विश्व स्तर पर कई संगठन स्थापित हुए और चल रहे। इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सहयोग हो रहे। भारत ने भी पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषयों को महत्व देते हुए कई आंदोलन चला रहे हैं। जैव विविधता की रक्षा, पानी के विभिन्न स्रोतों का समर्थन, जंगलावरण, नदियों का प्रदूषण, हरित क्षेत्र की रक्षा, रासायनिक द्रव्यों का उपयोग और उनके दुष्परिणाम आदि समस्याओं को लेकर विभिन्न आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण आंदोलन के बारे में बताया गया है कि भारत के जलपुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने राजस्थान में बड़ी जल क्रांति की है। राजस्थान में हजारों जोहर नदी पर बनाए गए मिट्टी के बांध निर्माण करने के माध्यम से लोकप्रिय बने। सिंह जी ने राजधानी मरुभूमियों में नदियों की पुनर्जीवित किया। उन्होंने तरुण भारत संघ संगठन की स्थापना करके सैकड़ों गांव में लगभग 11,000 जोहड़ बनवाए। पूरे देश में पदयात्रा करके जल संवर्धन, नदियों की पुनर्जीवित करना, वन संवर्धन, वन्य जीव संवर्धन अभियान चलाए। पिछले 21 वर्षों में उनका यह सामाजिक आंदोलन चल रहा है। पानी का नोबेल पुरस्कार समझ जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को सम्मानित हो चुके। उन्हें सम्मानित किया गया। इस प्रकार से डॉक्टर सिंह ने अपने जीवन में 31 साल तक पूरी तरह से जितने भी नदियां वगैरह सूख गई, नदियां नाले कुएं वगैरह, उनके जल संवर्धन करते हुए जल को किस प्रकार से संग्रह वगैरह करना, जलीय जीवन है। राजस्थान ने जल संगठन बनाया और जल संगठन द्वारा बताया कि किस प्रकार से हमने पानी का साठा करना चाहिए। इसलिए उन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना की। और इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने एक बहुत अच्छा पर्यावरण आंदोलन किया और पानी का महत्व बताया। तो ये हो गया आपका पानी के पर्यावरण आंदोलन की। आज पर्यावरण जो इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसको बैलेंस लाने के लिए आज पूरा नेशनल से लेकर इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर आज एक गंभीर समस्या है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन द्वारा वो समस्या करने के लिए पूरे वर्ल्ड में इसके लिए नए नए विचार किए जा रहे हैं और समस्या को हल करने के लिए पूरा वर्ल्ड ये आंदोलन कर रहा है। इस प्रकार हो गया आपका पर्यावरण आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन, कंज्यूमर फोरम। तो उपभोक्ता आंदोलन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य बड़ा व्यापक है। समाज का प्रत्येक घटक उपभोक्ता होता है। वित्त व्यवस्था और समाज व्यवस्था में होने वाले बदलाव का प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्हें कई समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, जैसे मिलावट, वस्तुओं के बढ़ाए दाम, तौल में होने वाली धोखाधड़ी आदि। इस प्रकार की धोखाधड़ी से उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ है। और 1980 के बाद में जो सार्वजनिक जीवन में सहभागी बढ़ती गई उसे नया नाम दिया गया है। 1980 के बाद में नया नाम दिया गया। तो यहाँ पर 1986 के बाद में कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता आंदोलन बनाया गया है कि जो भी ग्राहक वगैरह कोई चीज वगैरह खरीदता है, तो आज आप लोग देख रहे हो मॉडर्न एज में, आज हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, या आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, वो भी चीज वगैरह आपको प्राइस 99 रुपीज देती है और वो 1 रुपया आपको देता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 99 रुपये जो चीज खरीद रहे हैं, अगर वो 1 रुपया आप खरीदे तो समझ लो अगर दिन भर में 1000 लोग खरीद रहे तो वो 1000 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। ऐसे करोड़ों लोग खरीदो, करोड़ों लोग ऐसे ही फायदा उनको हो जाता है। तो कंज्यूमर फोरम में आप ये उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा बता सकते हैं भाई हमारे पूरे पैसे लिए जाते हैं, वो चीज हमें पैसे दी जाती है। जैसी आपको चीज होना चाहिए तो इसलिए दुकानदार आपको इस चीज लगाया था फैशन की दौर में गारंटी की उम्मीद ना करे। तो यहाँ पे बताया था कि गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, तो ऐसी दुकानों में मत जाओ। वहां पे लिखा था कि फिक्स रेट, यहाँ पे मोल भाव ना करे, तो वो दुकानों में आप मत जाओ, क्योंकि आप लोगों को मोल भाव भी करते आना चाहिए। या ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हम बहुत पढ़े लिखे
वैसे हमारी ऐसी सर्विस वगैरह हमको शुभारंभ करी, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। और जो आपके साथ में मिलावट हो रही है वस्तु की बढ़ाए दाम में, तोल में या धोखाधड़ी हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो चीज खरीदे आपके साथ लूटा गया, तो आपके साथ में धोखाधड़ी में तो आप वो केस दर्ज कर सकते हैं और उपभोक्ता आंदोलन तंत्र